स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए भी है और इस पीडीएफ से भी एक क्लास हो चुका है। इससे पहले भी हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2 क्लासेज कर चुके थे और मिडवाइफरी का भी 4 क्लासेज हुए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी ये चौथा क्लास है, जिसमें कि हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और आज से आप लोगों का जो पिछला क्लास में कुछ क्वेश्चन हुआ रहता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी रिवाइज करते हुए हम आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और जिनका भी क्लास छूट गया है, जिन्होंने भी अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं हुए थे, वो सारे अभ्यर्थी क्लास में जुड़ जाइए। मॉर्निंग वाले क्लास में अभी रीजनिंग चल रहा है। रीजनिंग का बहुत सारे जो टाइप का रीजनिंग होते हैं वो सब हम आपको बता रहे हैं। 2 क्लासेज उसका हुआ है, जो नए पीडीएफ आप लोगों का रीजनिंग का मिल भी चुके होंगे जो भी क्लास में ज्वाइन हुए हैं। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी जो क्लास में ज्वाइन है पेड क्लास में, उसको मिल चुका है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट को लगेगा कि इसका आंसर हमें आता है तो उसका आंसर देने का प्रयास भी करिएगा। तो हमने कल का ये सब क्वेश्चन कर चुके थे, कल के ही क्लास में ये सब कर चुके थे। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन होंगे वो आगे से जो ये सब इजी क्वेश्चन है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे। जैसे कि ये सब हमने आपको बताए थे, आपको भी पता है कि जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, ये बताइएगा। हमने कल आपको बता भी रखे थे। और यदि हम बात करें तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में आपको बताए थे, विच फिगर हमने आपको समझाए भी थे कि 2 बच्चे के बीच का जो समयांतर होते हैं, उसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के नियोजन के लिए जो परिवार नियोजन होता है उसका सर्वोत्तम साधन क्या है, जैसे कि कॉपर्टी होता है। और ये कैसे होते हैं इसका और भी डिटेल्स में हमने आपको बताए थे। वो फिगर हम आपको एक बार 1 सेकेंड मतलब कि 10 सेकेंड में हम रिवाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। तो इस कॉपर्टी को लेकर मिडवाइफरी में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको डिटेल्स में बताए थे। इसमें आपको यहाँ पर सेट किया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए ये वजीना के मार्ग से गर्भाशय में लगाए जाते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल्स में हमने पिछले क्लास में, जिसको आईओडी भी कहे जाते हैं, कॉपर आईओडी के नाम से भी जाना जाता है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यहाँ पर आपका है। कल के क्लास में इसके बहुत डिटेल्स में जाने थे। ये आप लोगों को जो थ्योरी है ये मिल चुका था और जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं आज उनको भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि कल के क्लास में हमने आपको करवा दिए थे। इसलिए कहते हैं कि सारे क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, टी शेप का वाइट कलर का, यही है क्या, तो कॉपर टी है, जिसको कॉपर आईओडी भी कहे जाते हैं। ये गर्भधारण को रोकते हैं 5 से 10 साल तक ये इफेक्टिवली वर्क करते हैं। उतने दिनों तक के लिए गर्भधारण को रोक सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। और क्वारंटाइन तो आप लोग जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, जो कि कल के क्लास में बताए भी थे कि संक्रमण से ग्रसित रोगियों को मनाही मतलब कि करता है। ये संक्रमण वहाँ से जो भी क्वारंटाइन का वही अर्थ होता है कि संक्रमण से गति जो ग्रसित रोगी होते हैं उसको मिलने से मनाही करता है। क्वारंटाइन आपके कोरोना के समय में सब जानते होंगे, उस समय में इस शब्द का बहुत प्रयोग किए गए थे और आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जाने थे। ये सब क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे कल के क्लास में। आज हम लोगों का जो भारत के जनगणना वाले में यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, आपको जीके जीएस में भी पूछे जाएंगे और निश्चित आएंगे। और आते भी आए तो कहाँ से आते हैं, तो 2011 के जनगणना से पूछे जाएंगे। और एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो पिछला जनगणना से पूछे जाते हैं कि भारत का सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1921 में हुआ था, सॉरी 1821 में हुआ था। आपको लास्ट में होंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया। 1881 में हुआ था, किसने, 1881 में हुआ था। और इसमें लॉर्ड चार्टर, जो कि हमने आपको उसके डिटेल्स में बताए भी थे कल की क्लास में, उस समय में कौन से भारत में मतलब कि गवर्नर थे, उसके डिटेल्स में भी बताए थे किसके कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद 2011 वाले जनगणना का अभी तक हमारे पास डाटा है। जो 2021 में जनगणना होनी थी, अभी हम जहाँ तक क्लास कर चुके हैं वहाँ तक डिटेल्स में जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि 10 साल पर जनगणना होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने वहाँ पर और भी बताए थे कि सबसे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य हमारा राज्य बिहार है। सबसे अगर अशिक्षित राज्य के सबसे कम शिक्षा तो वो भी बिहार में है। सबसे अधिक शिक्षा की बात करें तो वो आपका
केरल में है। लिंगा अनुपात भी उसके बारे में भी चर्चा किए थे। डेंसिटी के बारे में जाने थे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। मतलब कि 1 किलोमीटर में बिहार में 1102 व्यक्ति रहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है। तो इसके कंपैरिजन में मतलब कि बिहार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये हमने आपको बता दिए, कल के भी क्लास में डिटेल्स में बताए थे, आज भी हम आपको बता दिए। चलिए हम लोग यहाँ का इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि महिला कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र की जो आबादी है वो कितना होती है। जब आप लोगों की जो नियुक्ति किया जाता है, आप लोगों को जो इतनी बहालियाँ आ रहे हैं, उसका ये भी रीज़न है कि आप लोगों को जो नियुक्त किए जाते हैं वो कितने जनसंख्या पर, 3000 से 5000 की जनसंख्या पर किए जाते हैं। कितने, तो 3000 से 5000 की जनसंख्या पर किए जाते हैं। जो कि आशा कर्मी के बारे में भी हमने चर्चा किए थे कि उसको 1000 पर ही नियुक्त किए जाते हैं। जहाँ पर 1000 जनसंख्या पूरी गया, जितने गांव मिलाकर उतने पर एक क्या होंगे, आशा कर्मी की नियुक्ति हो जाएंगे। और 3 से 5000 के आबादी पर एक जो एएनएम कार्यकर्ता होती है, जो महिला कार्यकर्ता होता है, वो उसको नियुक्ति किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जैसे कि इसमें क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो कम्युनिटी हेल्थ है उसका अर्थ क्या हो, मतलब पूरे समुदाय, पूरे जो कम्युनिटी है उसको ध्यान, मतलब उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा ना, जो कम्युनिटी स्वास्थ्य की बात करेगा। कम्युनिटी मतलब ही है कि पूरे समुदाय को लेकर चलेगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया है कि स्वास्थ्य सुधार एवं सुरक्षा, ये तो होंगे नहीं, पूरे कम्युनिटी का बात चलेगा। तो कम्युनिटी वाला यहाँ पर आपको रिलेटेड है कि समस्त स्वास्थ्य, मतलब समस्त मतलब जितने भी है कम्युनिटी में सबके स्वास्थ्य को लेकर, और वातावरण संबंधित सेवाएं, क्योंकि वातावरण शुद्ध रहेंगे, वातावरण जो क्लीन रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो समस्त कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हैं, जैसे कि कोई कॉलोनी हो गया तो वो भी एक कम्युनिटी है। आप कोई एक दो गांव मिलाकर है तो वो भी जहाँ पे रहते हैं वो भी एक कम्युनिटी हो गया। तो वहाँ का वातावरण शुद्ध रहेंगे तभी ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएंगे। और जितना भी उसमें व्यक्ति है, समस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग कम्युनिटी में चर्चा करते हैं, जानते हैं। गृह भेंट सब हमने चर्चा कर चुके थे पहले ही क्लास में, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन यहाँ से होगा कि कह रहा है कि कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है। आपका आंसर पता है तो बता दीजिए। तो कुपोषण किस कारण से होता है, तो प्रोटीन, ऐसे तो बहुत सारे उसका रीजन है, लेकिन मेनली जो प्रमुख यहाँ पर लगा दिया, प्रमुख शब्द लगा दिया है। अगर आपसे पूछता सिर्फ कि कुपोषण का कारण, तो उसका तो बहुत सारा कारण है, लेकिन कह रहा है प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण में क्या हो जाए, अगर मेनली विटामिन भी उसका कारण है, लेकिन ये आपसे प्रमुख पूछ रहा है, तो प्रमुख में हम क्या करेंगे, प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण कुपोषण का ये प्रमुख उसका रीजन है, प्रमुख उसका कारण है। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कल के क्लास में, पिछले जो क्लास हुआ था उसमें नहीं किए थे, तो चलिए पिछला क्लास भी बहुत सारे नया स्टूडेंट ज्वाइन किए थे तो उसका भी रिवाइज हो गया, उसको भी अब कोई दिक्कत नहीं होंगे। और जो भी डिटेलिंग थे वो, और जो क्लास छूट जाता है वो नए स्टूडेंट को हम वैसे भी जो भी क्लासेज हुए रहते हैं उसको एक जगह प्लेलिस्ट करके, जो टॉपिक रहता है जैसे कम्युनिटी हेल्थ है, रीजनिंग है, मैथ है, सबको एक में करके हम उसके पास भेज देते हैं, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होते हैं। आप लोग को भी सारा जैसे कि एक ही जगह सारा सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट है तो उसका सारा जो क्लासेज है वो एक ही जगह मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक बच्चे को क्या कहा जाता है, टोडलर। इसका आंसर आप सबको पता है, अगर पता है तो देने का प्रयास करिए। कह रहा है टोडलर, 1 वर्ष तक के बच्चे को कहते क्या है, टोडलर या नवजात, जो न्यू बॉर्न शिशु रहते हैं, नवजात तो जब जन्म लेते हैं उसी समय को बच्चे को कहे जाते हैं, लेकिन 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, जैसे इसमें दिया है शिशु, इन्फेंट, तो शिशु ही कहते हैं। जो 1 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। जब जन्म लेते हैं बच्चे उस समय क्या कहते हैं, तो उसको न्यू बॉर्न या उसको नवजात भी कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसको बच्चा तो बोलेंगे नहीं, उसको क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है, इन्फेंट कहे जाते हैं।
ऐसे आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट का इसका आंसर पता भी था। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस टॉपिक से इजी ही क्वेश्चन आएंगे और इजी में ही देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आएंगे, लेकिन आप सबको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करके आ सकता है। ये आपके तो यहाँ से आप लोगों का यहाँ से क्या होंगे तो ज़्यादा मतलब कि अंक आने की चांसेज है। अगला क्वेश्चन है कि वाइनिंग क्या है, वेनिंग का अर्थ क्या होता है। जो वेनिंग होते हैं उसका अर्थ होता है क्या, स्तन का दूध दूध पिलाना, तो ये तो होगा नहीं। स्तन का दूध पिलाना क्या कहलाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल्स में चर्चा किए थे। विथ फिगर हमने आपको समझाए थे कि स्तन का जो दूध पिलाया जाता है उसको स्तनपान कहा जाता है। इसके बारे में WHO का क्या गाइडलाइंस है, और फर्स्ट जो क्लास हुए थे इसका, वहाँ पे हमने आपको पूरी डिटेल्स में स्तनपान के बारे में बताए थे। आप सबको याद होंगे। वैसे हम अगर बात करिएगा तो उसका भी हम आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो दिखा देते हैं। वहाँ पर भी आपको जो बहुत ही कम समय में समझा देते हैं, वहाँ पर डिटेल्स में हमने आपको बताए थे। में इसका कब से कब मनाया जाता है, इससे तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है स्तनपान दिवस, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। और इसमें महिलाओं को जागरूकता के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई कामकाजी महिला ऑफिस में वर्क करते हैं या वो घर पे ही रहते हैं, तो उसको मतलब कि प्रमोट करने के लिए, उसको मतलब कि दृढ़तापूर्वक मतलब कि उसको समर्थन करने के लिए ये सब जागरूकता करवाए जाते हैं। और इसका जो दिवस है दिवस के रूप में 1 से 7 अगस्त में मनाए जाते हैं। इसमें स्तनपान जैसे कि कोई बच्चे को अपनी माँ के द्वारा जो दूध पिलाए जाते हैं, विथ फिगर हमने आपको यहाँ पर समझाने का भी प्रयास किए थे। ठीक है, तो ये आपको मिल भी चुका होगा। जिन्होंने भी पहले से भी क्लास किए थे उसको भी मिल चुका है, नए स्टूडेंट को भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुनः क्वेश्चन पाते हैं। ये जहाँ पर भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, स्तनपान से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। स्तनपान से क्या समझता है, कब से कब उसका दिवस मनाया जाता है, तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बताए भी हैं। इसलिए इसका थ्योरी पॉइंट्स हमने आपको पूरी डिटेल्स में बताए थे। ये हम आपको बार बार कहते हैं क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि सारे क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप होंगे और आपका कन्फ्यूजन एग्ज़ाम हॉल में कम रहेंगे और आप सही सही उत्तर देकर आइएगा। तो वाइनिंग का मतलब ये तो होगा नहीं, स्तन का दूध पिलाना तो होगा नहीं, उसको तो स्तनपान कहते हैं। बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध, जैसे कि गाय का दूध हो गया और भैंस का दूध हो गया, जो ठोस तरल पदार्थ होता है वो देना, जैसे कि चावल रोटी ये सब देना। तो वाइनिंग का मतलब क्या होता है, तो वाइनिंग का जो एग्जैक्टली मतलब है यही होता है। स्तनपान का मतलब होता है कि माँ का दूध पिलाना, जो गाढ़ा पीला माँ का जो दूध होता है वो पिलाना, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में होते हैं। और वेनिंग का अर्थ होता है कि माँ के दूध छुड़ाकर अन्य दूध और ठोस तरल पदार्थ देना। ये किस कंडीशन में किए जाते हैं, या तो 6 महीना से ऊपर हो गया हो तो थोड़ा थोड़ा अर्ध ठोस पदार्थ सब भी देना शुरू कर देते हैं, गाय का दूध भी देना शुरू कर देते हैं, या इस कंडीशन में भी कि माँ का दूध नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये सब किए जाते हैं, उसको छुड़ाकर अन्य दूध का भी सहारा लिए जाते हैं। वैसे उस थ्योरी पॉइंट्स में आपको लिखा हुआ है कि माँ का दूध बच्चे को कब तक पिलाना चाहिए WHO के गाइडलाइंस के अनुसार, क्योंकि आंसर आपको उसी से फ्रेम होंगे। इसलिए हम आपको वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने आपको वहाँ पर थ्योरी पॉइंट्स लिखकर बताए थे डिटेल्स में, और वो मिल भी गए होंगे आप सबको। जिसको भी नहीं मिला है नए स्टूडेंट को, उसको भी मिल जाएगा, जो भी पेड क्लास में ज्वाइन है उन सारे स्टूडेंट को। तो वेनिंग का मतलब समझ गए, स्तनपान का मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, अब कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। दिखने में तो दिक्कत नहीं है, ये सब टाइपिंग तो मतलब कि इसका साइज भी ठीक रखा गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए और भी हम जूम कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या दिया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो कार्यक्रम था वो कब प्रारंभ हुए थे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 1960 में, या 1965 में,
या 1952 में या इनमें से कोई नहीं। तो ये कब शुरू किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था उसका प्रारंभ किया गया था 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भी आंसर आपको लगेगा कि हमें आता है तो वो देने का आप लोग प्रयास भी करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि भारत का अंतिम जनगणना कब हुआ था? वो तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि हमारे देश में अभी जो लास्टली जनगणना है वो 2011 है, और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2011 के ही बेस पर आएंगे, उसी के आधार पर पूछे जाएंगे, क्योंकि लास्टली जो डाटा हमारे पास है जनगणना का वो 2011 वाला ही है। ठीक है, और इसमें जनगणना मतलब क्या होता है? उसमें सारे चीज़ का जनगणना मतलब कि पता लगाया जाता है, काउंट किया जाता है आदमी का, आपकी संपत्ति, सारे चीज़ का, मतलब साक्षरता दर का, मतलब कि उससे ये पता चलता है कि देश में कितने बुजुर्ग है, कितने युवा है, कितने लोग शिक्षित है, महिला कितना शिक्षित है, किस राज्य में ज़्यादा गरीबी है, कहाँ पर शिक्षा का लेवल अधिक है। तो इससे आंकड़ा जो पता चलता है, तो जहाँ पर कमियां रहती हैं उस राज्य में उस चीज़ को डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो ये 10 साल पर होता है। ये आपसे अगर पूछा जाए कि जनगणना कितने वर्ष पे होते हैं, तो 10 वर्ष बाद होते हैं। तो कहिएगा कि सर 11 के बाद 10 वर्ष नहीं पूरा? बिल्कुल पूरा था। 2021 आया था, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन आप सबको पता है कि 2021 में महामारी का दौर था। क्या चीज़ था? तो आपको कोरोना का समय था, और कोरोना के समय इतना क्रिटिकल था, तो उस समय में कैसे मतलब कि जनगणना हो पाता? उसमें घर घर जाना, कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन आप सब मतलब कि हेल्थ वर्कर जो भी थे वो फ्रंट वर्क मतलब कि फ्रंट पे थे, इसलिए आप लोगों का वेटेज भी दिया गया है इस वैकेंसी में। जो भी कोरोना समय में वर्क किया था उसको मिला है, उसका अंक मिला है ना। तो जो भी कोरोना के समय में वर्क किए थे उसका वेटेज दिया गया, और उसको मिलना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बिना स्वार्थ अपनी सेवाएं दिए थे, क्योंकि उस समय तो जॉब नहीं दे रहा था, सिर्फ वर्क ले रहा था। तो इसलिए उसका आपका वेटेज इस एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्णय भी ठीक लिया है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका पता चल गया कि ये जनगणना हमारे देश में 10 वर्षों पर करवाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनगणना 1881 में हुए थे। लास्टली हमारे पास जो जनगणना का डाटा है वो हमारे पास 2011 का है। 2011 के अनुसार ही सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक। और अगर आपको पता है तो किस राज्य की लिंगा अनुपात ज़्यादा है वो आप लोग बताइएगा। लिंगा अनुपात आप लोग जानते हैं, 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं? यही होता है लिंगानुपात। ठीक है, तो किस राज्य में ज़्यादा है ये आप लोग बताने का प्रयास करिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा। एक क्लास तो इसी पे होगा, जनगणना पे, वो जीके जीएस में होगा, इसमें नहीं होगा। ये तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एएनएम का टॉपिक है, जो मॉर्निंग वाले क्लास होंगे उसमें आपको करवाया जाएगा। कह रहा है कि भारत का जनगणना कितने वर्ष पर? लो, उसी पर क्वेश्चन अगला आ ही गया। इसका आंसर आप लोग बता ही दीजिए। अब तो हम तो बता ही दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पर होता है। अभी हमने चर्चा ही कर दिए थे, हमको वहाँ पर चर्चा नहीं करना था, हमको नहीं पता था कि आपके अगला वही सवाल है। और एक जगह इसलिए सवाल रखा जाता है कि आप जब रिवाइज करने जाए तो एक चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिले, ताकि आप जल्दी जल्दी उन चीज़ों को समझ सके और खोजना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक टाइप का जो भी सवाल बन सकते हैं वो एक जगह रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जनगणना वाले जो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे उतना हमने बता दिए, लेकिन उस पर एक क्लास लगेगा पूरी डिटेल्स में जानने के लिए। वो जीके जीएस का पोर्शन है, वहाँ पर हम लोग उसको क्लियर करेंगे भी। ठीक है, जीके जीएस में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कुछ ऐसे मतलब कि है, जैसे कि जनगणना हो गया, उससे हर बार क्वेश्चन आता है, सब एग्जाम में आता है, आप में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया पंचवर्षीय योजना, वो भी बताएंगे। बिहार का कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछा जाएगा, वो भी बताएंगे। मंत्रिमंडल से रिगार्डिंग पूछा जाएगा, वो सब भी बताएंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, मेनली आपका है मैथ साइंस को समझकर क्लियर करना,
क्योंकि उसमें समझना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। एंड में जो कह रहा है कि क्वेश्चन हम लास्ट में मैथ साइंस पढ़ाएंगे, मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो होगा नहीं। और पढ़ा भी देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए समय चाहिए, उसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप जाके समझ पाइएगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको, आपका बेहतर कैसा हो सकता है रिजल्ट, इसलिए हमने आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है शुरू में ही, तो हम लोग करके उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेसिक से आप लोगों को बताया जा रहा है। आप सबने क्लास देखे ही होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बताया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको कठिन लग भी रहे होंगे, तो वो आप पहली बार मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं इसलिए लगते होंगे, और ये सब में तो आप पढ़े हुए हैं इसलिए आपको ज़्यादा ईजी लग रहे होंगे। कह रहा है कि आबादी वृद्धि मतलब कि कंप्यूटर में कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, तो ये मत कहिएगा कि गलती लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी होता है। कह रहा है कि आबादी वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। आबादी में जो वृद्धि होती है उसका प्रमुख रीजन क्या है, उसका प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कि जन्म मृत्यु दर में अधिक अंतर होना। मतलब क्या कि जन्म ज़्यादा ले रहा है, मृत्यु कम हो रहा है, इस रीजन से। बाल विवाह होने के कारण से, अगर कम उम्र में विवाह हो जाते हैं तो बच्चे भी उस अनुसार होने लगते हैं। या दो बच्चे के जो बीच समय अंतराल है, समयांतर नहीं होने के कारण, मतलब कि जैसे कि दो बच्चे के बीच मिनिमम 3 वर्ष का गैपिंग होना चाहिए, 4 वर्ष, इस तरीके से रहना चाहिए, ताकि जो पहला बच्चा रहता है वो भी अच्छा से, उसे सारे चीज़ पोषण तत्व मिल सके, वो भी अच्छा से उसका डेवलपमेंट हो सके, और इससे जनगणना पर भी मतलब कि आबादी वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वही कह रहा है कि दो बच्चों के बीच समयांतर नहीं होने के कारण भी क्या आबादी वृद्धि हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है ना। अगर दो बच्चे के बीच अंतराल नहीं रखेगा तो ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ेंगी। अगर बाल विवाह कर दिया जाए, कम उम्र में शादी कर दिया जाए, तो भी क्या होंगे, जनगणना में वृद्धि होंगे। अगर जन्म मृत्यु दर में अधिक अंतर हो गया, मतलब कि जन्म ज़्यादा ले रहा है, मृत्यु कम हो रहा है, तो इससे भी जनसंख्या बढ़ेंगे। तो आपको तीनों आंसर सही लग रहा है, तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। अगर तीनों ऑप्शन सही लग रहा है तो आपका सरकारी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकारी ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने पूरी डिटेल्स में आपको इसको समझा दी। अब क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इसके बारे में तो जो भी एएनएम का तैयारी करते हैं उन सारे कैंडिडेटों को पता रहता है, सारे स्टूडेंट को पता रहता है। तो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी वो कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह समाज सेविका थी। अगर समाज सेविका थी तो आपसे पूछेंगे क्या है, आप तो नर्स की तैयारी कर रहे हैं, नर्स का स्टूडेंट है। अगला है कि नर्सेज व्यवसाय की संस्थापक थी। आपका तो आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। विख्यात महिला थी, विख्यात तो थी, लेकिन ये प्रॉपर मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल, विश्व लेवल पूरी विख्यात ही थे। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो कौन थी, जो नर्सेज व्यवसाय होती है उसकी संस्थापक थी। कौन, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बारे में समझ गए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसी न किसी आपके शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट है, तो किसी से कोई क्वेश्चन पूछ ले, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए आपको सारे चीज़ को समझाते हैं, ताकि अगर उससे दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहे हैं उस पॉइंट से, तो वो भी पढ़ के जाए। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में डायरेक्ट पूछ दिया जाए और दूसरे के शिफ्ट में उसी को घुमा कर पूछा जाए, इसलिए उस तरीके से हम आपको बताते हैं, और इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा, और वीडियो को भी अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर सके, उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, और ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो हमें भी थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेंगे, और आपके लिए और भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे, और आपका रिजल्ट तक पूरी तरीके से लगे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, यहाँ तक समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्सेज डे को लेकर आ गया।
ये भी आप सबको पता होगा, अगर पता है तो आंसर करिए। कह रहे कि राष्ट्रीय नर्सेज डे 12 मई को क्यों मनाया जाता है? ये तो पता चल गया। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्स डे कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, यहीं से क्लियर हो गया कि ये 12 मई को मनाया जाता है। कब? तो 12 मई को नर्स डे मनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय नर्स डे जो मनाया जाता है वो 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके नर्स के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ज़्यादा वर्क किया था, उसका ज़्यादा योगदान रहा है, तो निश्चित रूप से उसके जन्मदिन पर ही जो मनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर ही 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नर्सेज डे मनाए जाते हैं। ये समझ गए कि जो राष्ट्रीय नर्सेज डे है वो 12 मई को होते हैं। और मनाए क्यों जाते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उसके जन्मदिन होने के कारण से उस दिन को मनाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। इसमें तो वैसे भी 2 ही ऑप्शन थे। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो कब शुरू किए गए थे, ये आपसे पूछा गया है। सन 2011 में, या सन 2012 में, या सन 2013 में, या सन 2014 में। तो ये कब किया गया था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? तो ये 2013 में आपको देखने को मिले थे। 2013 में ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो अब इसे कोई दिक्कत आपको नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य मिशन क्या है? स्वच्छ भारत अभियान है वो शुरू कब किया गया? तो ये तो आप सबको पता भी होगा, अगर पता है तो आंसर करिए। जब मोदी जी सत्ता में आए थे उसी समय ने शुरू किया गया था। मोदी जी ने शुरू किए थे कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू मोदी जी के द्वारा किया गया था, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे। तो पहली बार मोदी जी कब प्रधानमंत्री बने थे, याद है आपको? मोदी जी पहली बार था ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो वो कब बने थे? तो 2014 में। तो 2014 में ही ये मतलब कि हुआ था। क्या हुआ था? तो आपको राष्ट्रीय स्वच्छ भारत जो अभियान है वो शुरू किया गया था। कब? तो 2014 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके जॉब से भी रिलेट करते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा एग्जामिनर का फोकस रहते हैं। इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने चर्चा किए थे कि हम जीके जीएस में उसको अलग से सेपरेट करेंगे। वही कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों में शुरू किया जाता है, और ये रसिया से लिया गया है, जो कि 5 वर्ष में क्या क्या वर्क करना है सरकार को, किन किन चीज़ों पर फोकस करनी है। इस पंचवर्षीय योजना मतलब कि इस बार किस चीज़ पर फोकस किया जाना है। अब फिलहाल उसको समाप्त कर दिया गया, 2017 में उसको समाप्त कर दिए गए हैं। तो वही कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना था वो 2007 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो 2007 में। और उसके बाद 12वीं आए थे, 12वीं के बाद समाप्त कर दिया गया। ये 5 वर्ष तक चलते हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि रसिया से लिया गया है, ठीक है। तो इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे पंचवर्षीय योजना को लेकर, कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, रोलिंग प्लान कब आया था, किस पंचवर्षीय योजना में हैराड मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में आए थे, और महालोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। तो वो सब करवाएंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सब जीके का पोर्शन है, हम आपको वहाँ पर करवाएंगे। तो आज के क्लास का यहीं पर हम लोग क्वेश्चन रहने देते हैं,
और एक बार फिर से जो जिन्होंने भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा होंगे। फ़ी भी बहुत ज़्यादा तो हम ले नहीं रहे हैं, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, आपका रिजल्ट होगा। और बाद में रिजल्ट नहीं होने पर कोई गुंजाइश नहीं रहता। आप मेरे पास कॉल करिए, मैसेज करिए, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं हो सकता, कुछ भी सुधार नहीं होगा। अभी सुधार हो सकता है अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी उस पर समय देकर आपको सारी चीज़ों को समझाया जा सकता है। लेकिन एग्ज़ाम हो जाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब कि रिज़ल्ट आ जाएंगे, सिलेक्शन नहीं हुए तो आपको फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए एक बार एफ़र्ट लगाइए, अच्छे से पढ़िए, ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप लोग जॉब पे चले जाइएगा। अगर बीटीएससी द्वारा परमानेंट बहाली आएंगे तो कोई बात ही नहीं, अगर तैयारी अच्छा रहेगा तो वो भी निकलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।